चलिए देखिए, पिछले वीडियो में हमने जो एडजेक्टिव के 3 पार्ट को पढ़ लिया। अब इस वीडियो में हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इसका नंबर दे देता हूँ 4। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पिछले क्लास में हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, ठीक है। आप लोग ये में से यदि कोई दर्शक नए हैं, कोई छात्र नए हैं, तो वे जाके पीछे की वीडियो की प्लेलिस्ट में जो हमारा पीछे का वीडियो है उसमें प्रोनाउन चैप्टर में देख लेंगे। वहाँ पे हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव पर चर्चा किया है और वहीं पे हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को भी चर्चा किया है, क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि आगे जब चैप्टर में पुनः डिमॉन्स्ट्रेटिव जब आएगा तो मैं वहाँ वापस उसको फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का हिंदी होता है संकेतवाचक। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है संकेत करना, इशारा करना। विशेषण यानी कि वैसा सर्वनाम, वैसा शब्द जिससे किसी नाउन की ओर इशारा करने का बोध हो, ठीक है। तो इशारा के रूप में यानी विशेषता बताई जाए तो उसे कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि द एडजेक्टिव यूज्ड टू शो मतलब दिखाना, या ऐसे करके पॉइंट आउट भी लिख सकते हैं। पॉइंट आउट का मतलब होता है दर्शाना। द एडजेक्टिव यूज्ड टू शो या पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग्स, सम पर्सन और थिंग्स आर इज सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये बहुत आसान सा डिफिनेशन हो गया, ठीक है। कि वैसा एडजेक्टिव, देखिए वैसा एडजेक्टिव जो क्या दर्शाए, यूज टू शो, पॉइंट आउट, या दर्शाने का काम करे, बताने का काम करे, दिखाने का काम करे कुछ कि कितने पर्सन है, या जो भी पर्सन की ओर या किसी थिंग की ओर इशारा करने का, संकेत करने का जो कार्य करे, उसे कहेंगे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, दिस मैन इज ब्लाइंड, ठीक है। दैट बुक इज टॉर्न। यहाँ पे 2 सेंटेंस मैंने लिखा है। देखिए अब मैं बताया था कि 4 ही वर्ड होते हैं जो डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। जिसमें ये मैं बताया था कि दिस और दैट जो है वो सिंगुलर और दीज, दोज प्लूरल के लिए। उसमें फिर ये भी मैंने बताया था कि दिस और दीज नजदीक के लिए, दैट और दोज दूर के लिए, ठीक है। आपका रिकॉल हो गया होगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने ये भी चर्चा किया था कि यदि डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के तुरंत बाद यदि कोई नाउन आ जाता है तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा वर्ड है डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड, दिस और दैट। इसके ठीक बाद नाउन आया है, यानी कि ये दोनों नाउन है, ये भी नाउन है। तो आप समझ जाइए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या हो गया, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यदि नाउन इससे दूर हो जाए तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, मैंने बताया था। अब देखिए कहा क्या रहा है, कह रहा है कि दिस मैन इज ब्लाइंड। मैंने इशारा करके कहा कि देखिए यह आदमी जो है, दिस मैन, यह आदमी जो है वो अंधा है। इशारा कर रहा है, इशारा मैं कर रहा हूँ उस आदमी की ओर, उस अंधे आदमी की ओर, यानी कि उस आदमी की विशेषता बता रहा हूँ, ठीक है, कि वो आदमी कैसा है, तो वो आदमी अंधा है। उसी के बाद मैंने कहा कि दैट बुक इज टॉर्न, वह जो पुस्तक है, कुछ दूरी पर अगर कोई बुक रखी हुई है तो मैंने कहा कि वह जो पुस्तक है वो कैसी है, फटी हुई पुस्तक है, फटी हुई बुक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का हम लोग यूज कर रहे हैं उस नाउन का डिफिनेशन ये बताने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव के रूप में, कि बुक फटा हुआ है या आदमी अंधा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी समाप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव, जल्दी से हेडिंग डालेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहीं के नीचे मैं लिख देता हूँ नंबर 5। ये सब हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा है। मैंने कहा था कि कुछ ऐसे हैं डिफिनेशन, कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो आपको प्रोनाउन में भी दिखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव में भी दिखेंगे। आप एक जगह दोनों का बस अंतर समझ लीजिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बार बार आपको एक ही चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है ना। अब दोनों में आसानी से डिफरेंस भी कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव का क्या डिफिनेशन होता है, बहुत ही आसान। पॉजेसिव एडजेक्टिव shows the possession
और रिलेशन हो गया। पॉजेसिव एडजेक्टिव शोज द पोजेशन और रिलेशन, बस यही है डिफिनेशन कि अधिकारवाचक जो विशेषण है, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो क्या करता है, पोजेशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है, या हमारा उस पर क्या दिखाएगा, रिलेशन, संबंध दिखाएगा। ठीक है, जैसे देखिए इस कलम पे मेरा अधिकार है, इस कलम पे मेरा पोजीशन यानी अधिकार है। ठीक है, मैंने ये कलम खरीदा है, तो किसी को ये पेन चाहिए तो वो मुझसे मांगेगा, यानी इस कलम पे मेरा अधिकार है। या ये मैं भी कह सकता हूँ कि इस कलम का संबंध मुझसे है। तो अधिकार और संबंध एक ही चीज है, मिलता जुलता चीज है, बस दोनों के यूज में बहुत बारीक अंतर होता है। ठीक है, चलिए अधिकार चूंकि हम लोग ज्यादातर की चीजों पर, निर्जीव चीजों पर ज्यादा हम लोग ध्यान, ये मेरा अधिकार है, ठीक है ना, लेकिन संबंध में दोनों चीजों का, निर्जीव भी आ जाएगा और हमारा सजीव भी आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई मेरा पुत्र है तो मैं कहूंगा कि इस पुत्र पर मेरा अधिकार है, या उस पुत्र से मेरा संबंध है। ठीक है, और निर्जीव चीजों पर हम संबंध ना करके अधिकार, जैसे इस जमीन पे मेरा अधिकार है, इस कलम पर मेरा अधिकार है, इस मोबाइल फोन पे मेरा अधिकार है, इस तरह से। तो आप समझ गए होंगे कि अधिकार और संबंध एक ही शब्द है, लेकिन उस दोनों के यूज में बहुत बारीक सा अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके हम क्या देखते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, बहुत आसान है। जैसे दिस इज माई पेन, बहुत सिंपल सा, इट इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है, सॉरी कलम है, यह मेरी पुस्तक है। इस तरह से आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का जो मैंने याद करिए, पर्सनल प्रोनाउन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक मैंने पर्सनल प्रोनाउन में ही शुरुआत में एक टेबल बनवाया था, और मैंने कहा था कि उस टेबल को आप अवश्य पढ़िएगा, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव का हमने रूप बताया था। ठीक है, आई, माई, माइन, मी, इस तरह से, यू, योर, योर्स, यू, याद आ रहा है। तो वहीं पे आप देखेंगे सेकंड कॉलम में, फर्स्ट सेकंड, आई के बाद माई, ठीक है ना, इस तरह से जो आया था सेकंड कॉलम, वही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था। तो आप देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज यहाँ पे हो रहा है, माई हो गया, हीज हो गया, हर हो गया, इस तरह से। और वहीं पे मैंने ये भी बताया था कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव कैसे एडजेक्टिव याद होगा, जब वर्ड में एस लग जाए, जैसे हर और हर्ष, बताया था ना, हर और हर्ष। तो हर जो है सी का क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये हर्ष जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है, बताया था ना। आप उस वीडियो को एक बार अगर नहीं देखें तो अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, डिवीजन करते चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया नंबर 5। नंबर 6 हम लोग देखेंगे कौन सा एडजेक्टिव है, क्या है। देखिए चूंकि बीपीएससी का जो टीचर का जो एग्जाम होने वाला है, उसकी संभावित तिथि में थोड़ा सा संशोधन किया गया है, जो कि अगस्त महीने के अंत तक संभावित है कि हो जाएगी। और हम लोग उसी सिलेबस को अभी वरीयता देते हुए, ध्यान में रखते हुए, उसी के अनुसार हम लोग तैयारी कर रहे हैं। यह वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के लिए ही नहीं कहा जा सकता। बीपीएससी के साथ साथ मैंने शुरू में भी कह दिया है कि आप ग्रामर को अगर बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही बेसिक से, ठीक है, आप स्कूल के छात्र हैं, कॉलेज के हैं, या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको बेसिक से इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, आपके लिए हेल्पफुल है। आप इसको पढ़ते रहिए चैप्टर्स को, ठीक है, और किसी भी ग्रामर के बुक से आप इन चैप्टर्स को पढ़ के एक्सरसाइज बनाइए, ठीक है। और यदि कोई चीज़ को समझने में समस्याएं आ रही हैं तो आप क्या करें कि आप हमें कमेंट अवश्य करें, मैं उस कमेंट का जवाब देने का भरपूर प्रयास करूंगा, ठीक है। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप अपने मित्रों के साथ, भाई बंधुओं के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, ताकि मैं भी क्या करूं कि आपको अच्छे से और अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाऊं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 जो है, नंबर 6 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नंबर 6 जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए यदि आपने में से छात्रों ने प्रोनाउन का वीडियो मेरा अवश्य देखा होगा, या नहीं देखे हैं तो पुनः मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि आप अवश्य देखें। प्रोनाउन जिसने भी अच्छे से पढ़ लिया है मेरे पहले वाले वीडियो में,
तो आप देखेंगे कि ये वही चीज़ तो रिपीट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव, और मैंने वहाँ कहा भी था कि बहुत इसमें से वही सब चीज़ रिपीट होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हिंदी मैंने बताया था व्यष्टि होता है, व्यक्ति नहीं, व्यष्टि, व्यष्टिवाचक विशेषण हो जाएगा। 4 वर्ड होते हैं इसमें, मैंने बताया था, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, यही 4 वर्ड की मैंने चर्चा की थी। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ईच का मतलब हो गया प्रत्येक, एवरी का मतलब हो गया दो में से कोई एक, प्रत्येक ही होता है लेकिन दो में से, ईच का मतलब प्रत्येक और एवरी का मतलब भी प्रत्येक ही होता है, ठीक है। दोनों के केवल यूज में थोड़ा सा अंतर होता है। और आइदर का मतलब हो गया दो में से कोई एक, और नाइदर का हिंदी हो गया दो में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। इसको हम थोड़ा सा, इसका आप डिफिनेशन लिख लेंगे। देखिए क्या डिफिनेशन होगा, ईच, एवरी, आइदर, कॉमा नाइदर आर कॉल्ड, नहीं तो डालना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर फॉलोड बाय ए नाउन, मैं थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेता हूँ क्योंकि पंखा चल रहा है तो इंक थोड़ा जल्दी सूख जा रहा है, ठीक है। चलिए इसको समझ लेते हैं पहले, फिर इंक डालेंगे इसमें। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर फॉलोड बाय ए नाउन। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर को हम लोग व्यष्टिवाचक विशेषण कहेंगे यदि उनके ठीक बाद क्या आता है, कोई भी संज्ञा आता है। मैंने बताया है कि एडजेक्टिव के बाद हमेशा ये श्योर है कि एडजेक्टिव ही आएगा। अब जैसे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यदि हमने कहा कि ईच बॉय हैज पेन, ए पेन, ईच बॉय हैज ए पेन, ईच गर्ल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। देखिए 4 जो हमारा एग्जाम्पल है, चारों एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे। सब में लिखा है कि ईच बॉय हैज अ पेन, प्रत्येक छात्र के पास एक कलम है। आप देखिए ईच के ठीक बाद नाउन आया, तो ये ईच जो है क्या कह रहा है, क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये व्यष्टिवाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा, जो कि इसका, इस बॉय का क्या बता रहा है, डिफिनेशन बता रहा है, किस रूप में, एडजेक्टिव के रूप में और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में। प्रत्येक छात्र के पास एक कलम है, प्रत्येक लड़की सुंदर है, दोनों में से कोई एक डांस कर सकता है, ठीक है। या दोनों में से नाइदर स्टूडेंट कैन गो देयर, दोनों में से कोई भी छात्र वहां नहीं जा सकता है। तो आप देखेंगे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के ठीक बाद, तुरंत बाद, या इसे कह सकते हैं सटे हुए, क्या है, नाउन है। जब भी नाउन है तो इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिफिनेशन यही कह रहा है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर फॉलोड बाय ए नाउन। जब इसके ठीक बाद, तुरंत बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो ये चारों ही वर्ड जो हैं, बस इसमें 4 ही वर्ड होते हैं, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये क्या कहलाएंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला नेक्स्ट जो है देखेंगे। थोड़ा सा उससे पहले मैं थोड़ा पेन में इंक डाल लेता हूँ।
चलिए आगे देखते हैं नंबर 7। नंबर 7 है हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। नंबर 7 इंट्रोगेटिव। देखिए बहुत कुछ समझता है, इंट्रो का स्पेलिंग INTR होगा, गलत हो जाएगा। सही क्या है? INTERRO। इंटेरो इसको लिखते हैं, इंट्रोगेटिव बोलते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हिंदी हो जाएगा इंट्रोगेशन का मतलब प्रश्नवाचक, ठीक है, विशेषण। चलिए आगे देखते हैं। विशेषण हो जाएगा व्हाट, विच, हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर यूज्ड विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चंस। बहुत ही अच्छा डिफिनेशन है। चलिए देखते हैं क्या लिख लेते हैं। व्हाट, विच, हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव, थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, एडजेक्टिव व्हेन दे आर यूज्ड विथ नाउन, व्हेन दे आर यूज्ड विथ नाउन टू आस्क अ क्वेश्चन। जब किसी, देखिए समझिए क्या होता है, जब किसी वाक्य में हम किसी संज्ञा के साथ व्हाट, विच, हुज इत्यादि का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करें तब उसे हम क्या कहेंगे? जैसे हम उसे कहेंगे प्रश्नवाचक विशेषण। जैसे हमने पूछा कि विच बैग इज न्यू, विच बैग इज न्यू हिंदी होगा कि कौन सा जो बैग है वो नया है। तो यहाँ पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं। उसी तरह पूछ लेंगे अगर कि व्हाट आंसर डिड यू वांट, व्हाट आंसर डिड यू वांट, तुम किस प्रकार का आंसर चाहते थे। तो व्हाट, विच इत्यादि के ठीक बाद आप देखेंगे क्या है, नाउन है, ठीक है ना। तो व्हाट, विच, हुज इत्यादि के ठीक बाद या तुरंत बाद क्या आ जाए, कोई संज्ञा आ जाए और उससे प्रश्न पूछने का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक विशेषण। चलिए 8 नंबर देखते हैं। नंबर 8 हमारा है, नंबर 8 कौन सा है? प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव। चलिए प्रॉपर एडजेक्टिव में देखेंगे, इसमें काफी आसान। देखिए प्रॉपर, आप याद आ रहा होगा कि प्रॉपर नाउन भी पढ़े हैं, तो उसी से मिलता जुलता है। बन जाएगा कि एडजेक्टिव मेड बाय प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। बहुत आसान डेफिनेशन। प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। इसमें किस तरह के शब्द होते हैं आप देखिए। जैसे इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। इंडिया जो है प्रॉपर नाउन है ना। किसी खास नाम को प्रॉपर नाउन कहता है, वो पता ही है। पाकिस्तान, चाइना, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो इससे जो एडजेक्टिव बनेगा, जैसे भारत में रहने वाले लोग को क्या कहते हैं? भारतीय। पाकिस्तान में रहने वाले को पाकिस्तानी, चाइना में रहने वाले को चाइनीज। तो इंडिया, भारत, पाकिस्तान, चाइना, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। इसी से जो एडजेक्टिव बन गया, ठीक है, जो वहाँ के निवासी होगा सामान्यतः। जैसे इंडिया में रहने वाले को इंडियन, तो इंडियन हमारा क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। और इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है, यानी कि प्रॉपर नाउन से जो बना वही प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। पाकिस्तान में रहने वाले को क्या कहेंगे? पाकिस्तानी। चाइना में रहने वाले को चाइनीज, बांग्लादेश में रहने वाले बांग्लादेशी, अफ्रीका में अफ्रीकन, नाइजीरिया में नाइजीरियन। इस तरह से तो क्या हो जाएंगे? जो भी वर्ड बनेगा वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव तक समाप्त हो गया। अब नंबर 9 और 10 दो एडजेक्टिव और पढ़ना है, उसके बाद हमारा एडजेक्टिव चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे आप नोट्स बना सकते हैं। जो भी 11-12 के छात्र हैं या जो नए बच्चे हैं जो
अपना बेसिक ग्रामर भी ठीक करना चाहते हैं, यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, नोट्स बनाइए, पढ़िए और रिवीजन करते रहिए, बुक में एक्सरसाइज बनाते रहिए। जो भी नहीं समझ में आया कमेंट करके अवश्य पूछिए। वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए ले आऊँ। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब अवश्य करिए चैनल को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और 10 नंबर बचेगा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग देख लेते हैं। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग का हिंदी मैंने उस समय भी बताया था कि बलदायक। थोड़ा सा जब हम किसी चीज़ पे बल देने का प्रयोग करते हैं, बल मतलब फोर्स, जब दबाव देते हैं, बल देते हैं, फोर्स लगाते हैं किसी वाक्य में, ठीक है ना, इसको कहेंगे बलदायक विशेषण। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो बल देने का काम करते हैं, फोर्स लगाने का काम करते हैं। देखिए 4 वर्ड्स हैं, ओन, सेम, वेरी और वेरी सेम। याद करेंगे फिर से, 4 वर्ड्स जो है बोर्ड पे दिख रहे हैं आपको, ओन, सेम, वेरी और वेरी सेम। ठीक है ना, ओन, वेरी, सेम और वेरी सेम। ये 4 ऐसे वर्ड हैं जो किसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर, ये 4 ऐसे वर्ड है ना कि जो भी किसी संज्ञा के, नाउन के पहले अगर आप इन चारों वर्ड में से किसी एक वर्ड का यूज कर दीजिएगा तो वहाँ पे वो फोर्स देने लगते हैं, उस सेंटेंस में उस नाउन पर दबाव देने लगते हैं, बल देने लगते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। पहले थोड़ा सा डिफिनेशन लिख दिया जाए। तो डिफिनेशन में यही होगा कि ओन, सेम, वेरी एंड वेरी सेम आर एडजेक्टिव used to convey emphasize on the noun follows them, used to convey और emphasize to noun follow them, यानी उनके ठीक बाद जो संज्ञा आती है तो उसको जब दबाव देते हैं इन वर्ड्स के द्वारा उस संज्ञा पे, उसी को कहते हैं emphasizing adjective। चलिए लिख देते हैं कि on, very, same, very same, etc are some adjective, etc are some adjective used to convey और convey या ऐसे और भी लिख सकते हैं, convey और emphasize noun, emphasize the noun follow them। ठीक है, इस तरह से कॉन्वे कॉन्वे तो नहीं होगा। ऑन, सेम, वेरी सेम आर द सम एडजेक्टिव यूज्ड टू कॉन्वे एम्फसाइज द नाउन फॉलो देम, सच एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड, इस तरह से लिख देंगे, सच एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। यानी कि देखिए वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें कि ये चारों शब्द आ जाए और इन चारों शब्दों के बाद कौन कौन सा शब्द, जिसको मैं एक बार घेरा में रख देता हूँ, ओन, सेम, वेरी और वेरी सेम। ये चारों वर्ड के बाद, चारों में से किसी वर्ड के बाद किसी वाक्य में यदि कोई ठीक बाद, कोई नाउन हो, तो ये आप देखेंगे उस वाक्य को जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये चारों वर्ड जो है बल देने का काम कर रहे हैं, फोर्स देने का काम कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम क्या कि एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे जब सामने वाला कोई व्यक्ति हमारी बातों को क्या करता है कि इसको विश्वास नहीं करता है, तो हम लोग थोड़ा सा दबाव देते हैं। तो दबाव देने के लिए क्या करेंगे, वर्ड्स में कुछ सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करेंगे जो दबाव देने का काम करते हैं। जैसे हम कहेंगे कि आई सा दैट गर्ल विथ माई ओन आईज, आई सा दैट गर्ल, मैंने उस लड़की को अपनी आंखों से देखा था। बात को समझिए, यहाँ पे ओन क्या कर रहा है, इन आईज पे यानी कि नाउन पे फोर्स देगा, दबाव देने का काम कर रहा है, बल देने का काम कर रहा है।
कि मैंने उस लड़की को अपनी आंखों से देखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखिएगा सेंटेंस पढ़िएगा तो ये ओन, सेम, वेरी सेम, ठीक है ना, इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं वो दबाव देते हैं। उसी तरह का और एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज द वेरी बुक, दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्ट, दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्ट, वांटेड कर देंगे, यानी कि मैं चाहता था, पास्ट टेंस में। देखिए जब हम कहेंगे कि अगर यहाँ से वेरी हटा देते हैं, सामान्यतः समझिए, जब वेरी हटा दिए तो बन गया दिस इज द बुक आई वांटेड, यह पुस्तक थी, या ये वही बुक है जो मैं, यही वह बुक है जो मैं चाहता था, ठीक है। तो इस पे उतना दबाव नहीं पड़ रहा है। जब यहाँ पे वेरी आ जाएगा तो हम लोग थोड़ा इसको विथ एक्सप्रेशन के साथ समझेंगे कि यह वही पुस्तक है, यही वह पुस्तक है, या यह वही पुस्तक है। वेरी का मतलब यहाँ पे आ गया कि यह वही बुक है, एकदम सेम टू सेम, ठीक है ना। यह वही पुस्तक है, या यही वह पुस्तक है जो मैं चाहता था, जो मुझे चाहिए था, जिसकी मुझे जरूरत थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वेरी जब एक नाउन के पहले, किसी नाउन के पहले वेरी, ये सब जब आ जाएंगे तो सेंटेंस में क्या देते हैं, फोर्स, बल देते हैं, और इससे क्या होता है कि वो सेंटेंस थोड़ा बलदायक प्रतीत होता है। तो इसीलिए इस तरह के वर्ड्स को क्या कहते हैं, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एक बार फिर से डिफिनेशन लिख लेंगे। ओन, सेम, वेरी सेम, ओन, सेम, वेरी एंड वेरी सेम etc आर सम एडजेक्टिव यूज्ड टू कन्वे एम्फसाइज अ नाउन, फॉलो देम, सच एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 9, और लास्ट सबसे अंत में 10वां एडजेक्टिव पढ़ के हम अब एडजेक्टिव को समाप्त करेंगे और पुनः आगे कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं 10 नंबर में एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, हिंदी हो जाएगा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक विशेषण। विस्मयादि बोधक विशेषण। चूँकि वीडियोस थोड़ा मैंने कहा था कि लगातार मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक एक दिन के अंतराल पे मैं वीडियो अवश्य डालूं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी कारगर हो। और हम लोग टॉपिक सेम टू सेम जो टॉपिक एग्जाम में आने वाला है उसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स, चूँकि आपको पता है कि आते रहते हैं, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और घर में कुछ कुछ काम भी रहता है, इस कारण से मैं थोड़ा एक दो दिन इधर व्यस्त हो गया हूँ, उस कारण से मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। और एक और प्रॉब्लम थी कि माइक जो हमारा वायर वाला जो माइक था, तो उसमें शायद कुछ साउंड का प्रॉब्लम आया था। मैंने पिछले वीडियो में उसको ये भी किया था कि थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा था। तो अब मैं वही नया माइक को लेने में 2-3 दिन का समय लग गया, क्योंकि आपको पता है कि आजकल तो कोई भी चीज़ हम लोग ऑनलाइन ही ले रहे हैं, ऑनलाइन आने में। तो मैंने ये नया एक माइक लिया है। तो अभी आज इससे फर्स्ट वाला वीडियो और जो एडजेक्टिव का मतलब पूरा वीडियो जो है इसी माइक से बना रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि इससे आपका स्पष्ट आवाज़ आए, क्योंकि पिछले कुछ वीडियोज़ में आवाज़ संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो नया वॉइस ये स्पीकर माइक है, इससे आपका आवाज़ सही है, ठीक है ना, और अच्छा से एक अच्छा कंटेंट के साथ अच्छा वीडियो बन पाए। कंटेंट कितना ही अच्छा हो, अगर हमारे जो ये टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन हो गया या माइक हो गया, इसमें गड़बड़ी रहेगा तो शायद आप लोगों को समझने में परेशानी होगी। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से बन पाए। उसके लिए मैं ये नया माइक वगैरह मैंने लिया है, इसमें 1-2 दिन का समय लग गया। तो अब कोशिश करूँगा कि अब ज़्यादा डिले ना हो और प्रत्येक दिन किसी न किसी टॉपिक पर वीडियो आपको अवेलेबल होता रहेगा, ठीक है। और यदि आप लोग को कोई साउंड या विजिबिलिटी में अगर दिखने में या सुनने में कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट अवश्य करें, ठीक है, जिसको मैं सुधार करने का भरपूर प्रयास करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट जो हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है इसको पढ़ के और एडजेक्टिव खत्म करते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन होगा कि व्हाट इज कॉल्ड
an exclamatory adjective when what is called an exclamatory adjective when it is used as adjective in a sentence. When it is used as adjective in a sentence, ठीक है ना, exclamatory यहाँ पे तो ठीक है, ठीक है, कह रहे हैं कि वाट जो है वो हमारा क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा जब इसका हम लोग प्रयोग क्या करेंगे, किसी एडजेक्टिव के रूप में करेंगे किसी सेंटेंस में, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे हम नहीं बोलते हैं कि वाट फॉली, क्या मजाक है, इस तरह से, तो क्या मजाक है, सॉरी ये प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। एक्सक्लेमेटरी में आपको पता है क्या होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यही सबसे बड़ा पहचान है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का तो यही सबसे बड़ा पहचान है कि उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, ठीक है ना। वाट फॉली हो गया, उस तरह से वाट एन आइडिया भी इस तरह से बोलते हैं, वाह क्या विचार है, वाह क्या विचार है, वाट एन आइडिया, इस तरह से बोलते हैं ना सेंटेंस। तो ये हमारा क्या होगा, आप देख सकते हैं कि इसके ठीक बात क्या है, ये नाउन है, तो ये हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का रूप काम करेगा। जब वाट को हम लोग कहेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जब ये किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का रूप काम करे तो उसे ही कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है, ये साइन देखेंगे आप पकड़ लीजिएगा, क्या है कि वाट के बाद ये साइन आ रहा है, बीच में नाउन है, तो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से हमने एडजेक्टिव को ख़त्म करने का काम किया और आशा करता हूं कि आप लोग एडजेक्टिव को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी इसका डिफिनीशन है, इसके टाइप्स है और उसके एग्जांपल से उसको हमने अच्छे से समझा। मैं पुनः एक बार फिर से आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी चीज़ को समझने में कोई भी परेशानी हुई हो तो आप उसको एक बार कॉमेंट में अवश्य लिखें, मैं उसको ज़रूर आपको पुनः समझाऊँगा, ठीक है। और जो भी कमियां हैं उसको बताइए ताकि मैं उसको सुधार अवश्य करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरह से हम लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, तैयारी करते रहेंगे परीक्षाओं की, चैप्टर्स को बनाते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा चौथा चैप्टर वर्ब, नाउन हमने पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, अब इसके बाद वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच समाप्त होता है तब हमारे कुछ जो और भी चैप्टर्स हैं उनको हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसको मैंने शुरुआत में इसलिए है क्योंकि इसमें 8 चैप्टर का समूह है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है पूरा ही 8 चैप्टर का एक समूह है और ये बहुत ही ग्रामर का बेसिक चैप्टर है। मतलब इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ने पे बहुत तरीके की समस्याएं आएंगी, ठीक है। तो इसको इसलिए मैंने शुरू में रख दिया, उसके बाद जो हमारा जो चैप्टर है, सिलसिला है, उसको हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। और मैं प्रतिदिन आप लोगों के वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय।